Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about determination of hematocrit, which is also called packed cell volume, PCV. आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट मेथड्स के बारे में बताऊंगा जिनसे हम हेमाटोक्रिट और पैक सेल वॉल्यूम को हम डिटरमाइन करते हैं और लैब में हम इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे, देन डिफरेंट मेथड्स के जो सोर्सेज ऑफ एरर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, देन एरर्स में देन इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेमाटोक्रिट, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डेफिनेशंस हैं जिनमें हेमाटोक्रिट के बारे में आपको बताया जाएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको कि हेमाटोक्रिट हम कहते किसे हैं। हेमाटोक्रिट इज़ डिफाइंड, हेमाटोक्रिट को हम डिफाइन कर सकते हैं लाइक द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल्स इन गिवन सैंपल ऑफ ब्लड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। देन एक गिवन सैंपल जो है ब्लड का, उसमें जो आरबीसीज आते हैं जिन्हें हम पैक आरबीसी सेल कहते हैं, उनका जो वॉल्यूम है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम को हम हेमाटोक्रिट का नाम देते हैं। मीन अगर एक ब्लड सैंपल हम ड्रा करते हैं, ब्लड सैंपल ड्रा करने के बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसके जो है वो ब्लड सेल्स के जो है ब्लड सेल जो है वो बॉटम में बैठ जाते हैं। देन ऊपर जो उसका लाइटर या लिक्विड पार्ट है वो अपर साइड पे आ जाता है। तो नीचे जो बॉटम में होता है, बॉटम में जो पार्ट होता है या बॉटम में जो सेल्स होते हैं, उन्हें हम हेमाटोक्रिट का नाम देते हैं। तो हेमाटोक्रिट जो है वो परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ पैक रेड ब्लड सेल्स हैं, जो कि एक सैंपल से हम ले सकते हैं आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। द हेमाटोक्रिट में आल्सो बी रेफर्ड टू एज पैक्ड सेल वॉल्यूम। हेमाटोक्रिट को हम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कह सकते हैं, एरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन, या इसे एरिथ्रोसाइट कह सकते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहा जाता है इसे, और एरिथ्रोसाइट वॉल्यूम फ्रैक्शन भी इसे कहा जाता है। देन पर्पस ऑफ डूइंग द HCT और PCV, देन पर्पस जो है कि हम हेमाटोक्रिट जो है वो हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का क्या मकसद है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। ब्लड इज़ मेड अप ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ब्लड जो है, ब्लड की कंपोजिशन जब हमने डिस्कस की थी, तो ब्लड की जो कंपोजिशन है, ब्लड बेसिकली जो है वो ब्लड को डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में। एक उसका लिक्विड पार्ट है और एक सेलुलर पार्ट है। तो लिक्विड पार्ट जो है उसे हम प्लाज्मा का नाम देते हैं, जो कि 55% ऑफ टोटल ब्लड जो है वो होता है। देन 45% जो है उसके ब्लड के सेल्स होते हैं। देन ब्लड के जो सेल्स हैं उनको अगर फर्दर हम क्लासीफाई करें तो ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट में रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं एंड प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड का सेलुलर पार्ट बनाते हैं। देन अ डिक्रीज इन नंबर और साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स आल्सो डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ऑक्यूपाई रिजल्टिंग इन द लोअर हेमाटोक्रिट। देन अगर डिक्रीज होता है नंबर और साइज ऑफ रेड सेल्स, तो अगर रेड ब्लड सेल्स के जो नंबर हैं उनमें जो है वो डिक्रीज आता है, उनका साइज जो है वो कम होता है। आल्सो डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ स्पेस दे ऑक्यूपाई। तो उनमें जो है आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उनके अंदर जो स्पेस होती है वो भी उसकी अमाउंट भी जो है वो कम होती है। अगर नंबर और साइज ऑफ रेड ब्लड सेल जो है वो डिक्रीज होता है, तो इसके नतीजे में रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो स्पेस है, हर इंडिविजुअल रेड ब्लड सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है वो भी कम होती है, रिजल्टिंग इन लोअर हेमाटोक्रिट, जिससे जो है हेमाटोक्रिट जो है वो लोअर हो जाता है। हेमाटोक्रिट की जो वैल्यू है वो कम आती है। एंड इंक्रीज इन द नंबर और साइज ऑफ रेड सेल इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ स्पेस दे ऑक्यूपाई, रिजल्टिंग इन हायर हेमाटोक्रिट। देन अगर रेड ब्लड सेल के जो नंबर हैं ये इंक्रीज करते हैं, या इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज करता है, तो उससे अमाउंट ऑफ स्पेस जो है दे ऑक्यूपाई, तो अमाउंट ऑफ स्पेस वो भी इंक्रीज करती है, रिजल्टिंग इन हायर हेमाटोक्रिट, जिससे जो है हेमाटोक्रिट की जो वैल्यू है वो हायर होती है। मीन टू से रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो वॉल्यूम है बेसिकली हम वो डिस्कस कर रहे हैं।
तो जितने रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट ज़्यादा होगी उतना रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो स्पेस है वो ज़्यादा होगी और उतना हिमेटोक्रिट जो है वो ज़्यादा होगा। दैन अगर हिमेटोक्रिट रेड ब्लड सेल्स की जो अमाउंट है वो कम है, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो स्पेस है इनका साइज जो है वो कम है, जिससे जो है वॉल्यूम जो है वो कम होगा, और जितना वॉल्यूम कम होगा, जितनी स्पेस कम होगी, उतना जो है हेमाटोक्रिट जो है उसकी वैल्यू कम होगी। Then measurement of hematocrit or packed cell volume is most accurate and simple of all tests in clinical hematology for detecting the presence or the degree of anemia and polycythemia. Then दो conditions हैं जिनमें एनीमिया एंड पोलीसाइथीमिया है। तो एनीमिया ब्लड की जो है एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसे हम एनीमिया का नाम देते हैं। देन पोलीसाइथीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये दो कंडीशंस हैं, इनके एवेल्यूएशन के लिए, इनको डिटेक्ट करने के लिए, इनकी प्रेजेंस चेक करने के लिए, इनकी डिग्री चेक करने के लिए, इनकी सीवियरिटी देखने के लिए हम मेजरमेंट करते हैं हीमेटोक्रिट की। तो measurement of hematocrit HCT or packed cell volume is the most accurate and simple of all the tests। तो hematocrit और packed cell volume का जो measurement है ये most accurate है और simplest है of all the tests, जितने भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं इन क्लिनिकल हेमाटोलॉजी में, for detecting the presence and the degree of anemia। एनीमिया और पोलीसाइथीमिया और एनीमिया की जो डिग्री है और इसकी जो प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट करने में सबसे जो मोस्ट एक्यूरेट और सबसे जो सिंपलेस्ट टेस्ट है वो HCT एस्टिमेशन या पैक्ड सेल वॉल्यूम एस्टिमेशन है। इन कंपैरिजन हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन इज लेस एक्यूरेट। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन जो है वो इस HCT से जो है वो लेस एक्यूरेट है, एंड RBC काउंट फॉर लेस एक्यूरेट। देन RBC काउंट जो है वो भी लेस एक्यूरेट है, उससे जो है वो हम एनीमिया या पोलीसाइथीमिया की जो डिग्री है या जो इसकी प्रेजेंस है वो हम अच्छे से जो है वो मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हेमाटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है इसे प्रेफर किया जाता है। हम इसकी मेजरमेंट करते हैं क्लिनिकल हेमाटोलॉजी में, ताकि इससे जो है फर्दर हम डिटेक्ट कर सकें डिग्री ऑफ एनीमिया एंड और पोलीसाइथीमिया। तो ब्लड के जो डिसऑर्डर्स हैं एनीमिया एंड और पोलीसाइथीमिया, तो इनकी डिग्री और इनकी जो प्रेजेंस है उसको चेक करने के लिए हम पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमाटोक्रिट जो है वो हम मेजर करेंगे। Then objective to pack the red blood cells using the centrifuge force। देन इसमें जो है RBC रेड ब्लड सेल्स को जो है सेंट्रीफ्यूज फोर्स हम अप्लाई करते हैं रेड ब्लड सेल्स पे, होल ब्लड लिया जाता है, देन उसमें जो है उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज फोर्स से जो सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको पैक कर दिया जाता है बॉटम की तरफ, और बाकी जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर अपर साइड पे आ जाता है। देन लिक्विड पार्ट हम उससे सेपरेट कर सकते हैं, और बाकी जो होगा वो हम उसे हमने हेमाटोक्रिट का नाम देना है। तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू पैक द रेड ब्लड सेल्स को पैक करना है यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ करते हुए रेड ब्लड सेल्स को बॉटम में पैक करेंगे। देन फोर्सिंग ऑल रेड ब्लड सेल्स बिलो एंड प्लाज्मा अबव। देन इस प्रोसीजर का जो ऑब्जेक्टिव है इसमें हम फोर्स करते हैं जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बॉटम की तरफ, एंड प्लाज्मा जो है उसको अपर साइड पे या अबव जो है वो मूव करता है बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके। तो बेसिकली इसमें जो है इस प्रोसीजर का जो ऑब्जेक्टिव है जो हमने टेस्ट परफॉर्म करना है, तो उसमें जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है उसे हमने बॉटम की तरफ फोर्स करना है। देन जो प्लाज्मा है जो लिक्विड पार्ट है तो उसे हमने अपर साइड पे जो है वो हमने अपर साइड पे फोर्स करना है, अपर साइड पे जाने के लिए हमने फोर्स करना है। देन उससे जो है फर्दर हम कैलकुलेशन करेंगे। देन मेथड्स हेमाटोक्रिट HCT और पैक्ड सेल वॉल्यूम को मेजर करने के लिए दो मेथड्स जो हैं वो दिए गए हैं, लाइक माइक्रो हेमाटोक्रिट और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो हेमाटोक्रिट। फर्स्ट जो मेथड है वो माइक्रो हेमाटोक्रिट का मेथड है। देन
इलेक्ट्रॉनिक सेल काउंटिंग। देन सेकंड जो मेथड है वो इलेक्ट्रॉनिक सेल काउंटिंग है, जो बेसिकली जो है वो ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर में जो है ये परफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सेल काउंटिंग। और उसी में जो है हम पैक सेल वॉल्यूम या HCT जो है वो मेजरमेंट, उसकी मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो फर्दर हम इनको डिस्कस करते हैं। मटेरियल एंड इंस्ट्रूमेंट, माइक्रो हिमेटोक्रिट ट्यूब। तो माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड में HCT मेजर करने के लिए कैपिलरी ट्यूब चाहिए, जिसे माइक्रो हिमेटोक्रिट ट्यूब का नाम दिया जाता है, जिसकी जो लेंथ है 75 मिलीमीटर है एंड 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर है, लेंथ 75 मिलीमीटर और डायमीटर जो है वो 1 मिलीमीटर है। विच कंटेन हेपरिन, जिसके अंदर जो है वो हेपरिन ऐड किया हुआ होता है एंड शो अ रेड रिंग एट द एंड ऑफ द ट्यूब। और एट द एंड जो है ट्यूब के ऊपर एक रेड कलर का रिंग होता है जो शो करता है कि ये ट्यूब जो है वो माइक्रो हिमेटोक्रिट ट्यूब है। देन इसमें जो है वो हेपरिन भी ऐड होता है, हेपरिन एक्ट करता है एज एंटीकोएगुलेंट। देन उससे जो है फर्दर हम प्रोसीड करते हैं माइक्रो हिमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज डिवाइस। देन माइक्रो हिमेटोक्रिट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूज डिवाइस चाहिए, जिसमें हम माइक्रो हिमेटोक्रिट ट्यूब को जो है वो हम रख सकें और उसे जो है सेंट्रीफ्यूज कर सकें। देन प्लास्टिक सील टू सील वन एंड ऑफ हिमेटोक्रिट कैपिलरी ट्यूब। देन माइक्रो हिमेटोक्रिट कैपिलरी की जो ट्यूब है उसको सील करने के लिए जब हम उसमें ब्लड डालेंगे, ब्लड डालने के बाद उसको हम एक एंड से जो है वो सील करेंगे और सील करने के बाद उसको हम सेंट्रीफ्यूज डिवाइस में सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो उसको सील करने के लिए जो है वो प्लास्टिक सील चाहिए, जिससे जो है वो माइक्रो हिमेटोक्रिट की कैपिलरी ट्यूब जो है उसका वन एंड हम सील कर सकें। देन हिमेटोक्रिट रीडर, देन माइक्रो हिमेटोक्रिट रीडर, जिससे हम फर्दर एट द एंड जो है वो हम रीडिंग ले सकें और जिससे हम हिमेटोक्रिट की जो है HCT की या पैक्सेल वॉल्यूम की हम वैल्यू जो है वो हम मेजर कर सकें। प्रोसीजर, क्लीन योर फिंगर विद 70% अल्कोहल एंड लेट ड्राई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल लेने के लिए आपने अपने फिंगर जो है उसको आपने क्लीन करना है। या जो पेशेंट है जिसे आपने सैंपल ड्रा करना है या जिसका टेस्ट परफॉर्म करना है, तो उसकी आपने फिंगर जो है वो आपने क्लीन करनी है विद 70% अल्कोहल, अल्कोहल पैड के साथ जिसमें 70% अल्कोहल हो, उससे आपने क्लीन करनी है एंड लेट ड्राई, और उसे जो है वो ड्राई होने देना है। प्रिक फिंगर विद लेंसिट, देन उस फिंगर को आपने लेंसिट के साथ प्रिक करना है नियर द टिप। मोस्टली जो है जहाँ पे प्रिक किया जाता है तो फिंगर की जो टिप है उसको प्रिक किया जाता है, बट नॉट टू क्लोज टू द नेल। लेकिन आपने नेल के साथ जो है वो उसको प्रिक नहीं करना, बल्कि नेल से थोड़ा साइड पे आपने जो आपकी फिंगर है, फिंगर की जो टिप है उसको आपने प्रिक करना है। देन प्रिक सो दैट ब्लड फ्लोज फ्रीली, और प्रिक इस तरह करना है कि उसमें जो ब्लड है वो फ्रीली फ्लो करने लगे। ट्राई स्क्वीजिंग अप फ्राम योर wrist इफ ब्लड डज नॉट फ्लो आफ्टर प्रिकिंग फिंगर। देन अगर उस फिंगर से ब्लड जो है वो फ्लो नहीं करता, देन आपने अपनी wrist से जो है ब्लड को स्क्वीज़ करना है अपवर्ड। आपने उस फिंगर को जो है अपवर्ड पुश करना है, फिंगर पे प्रेशर अप्लाई करना है, जिससे जो है वो ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। देन प्लेस द टिप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इन ऑन टू द ड्रॉप ऑफ द ब्लड ऑन योर फिंगर। देन प्लेस द टिप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब की जो टिप है, कैपिलरी ट्यूब की जो टिप है उसको आपने रखना है ऑन टू द ड्रॉप ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का जो ड्रॉप होगा आपकी फिंगर पे, तो उस फिंगर पे जो आपका ब्लड ड्रॉप होगा उस पर आपने कैपिलरी की जो टिप है वो आपने रखनी है। कॉल योर इंस्ट्रक्टर टू सील द ट्यूब। देन ब्लड जो है वो फ्लो करेगा और कैपिलरी ट्यूब को जो है वो फिल कर देगा। फिल करने के बाद आपने अपने इंस्ट्रक्टर को जो है बोलना है कि इस ट्यूब को जो है वो फिल कर दे। तो इंस्ट्रक्टर वेल स्पिन द ट्यूब इन सेंट्रीफ्यूज। देन फर्दर जो है उसको उस ट्यूब को जो है टेक्नीशियन जो है वो सेंट्रीफ्यूज करेगा। और इसके लिए जो है वो स्पेशल माइक्रो हिमेटोक्रिट जो है सेंट्रीफ्यूज अवेलेबल है, जिसमें माइक्रो हिमेटोक्रिट ट्यूब जो है वो हम ऐड करेंगे, प्लेस करेंगे, देन उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे यूजिंग अ स्पेशल रीडिंग डिवाइस। देन स्पेशल रीडिंग डिवाइस हम यूज़ करेंगे सिंस द कैपिलरी ट्यूब इज़ नॉट ग्रेजुएटेड। कैपिलरी ट्यूब क्योंकि ग्रेजुएटेड नहीं होती, सिंपल ट्यूब है, इसलिए हमने एक स्पेशल रीडिंग डिवाइस लेनी है और उससे जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। लाइक ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो था उसकी जो ट्यूब थी
जब हमने परफॉर्म किया था तो उसकी ट्यूब में जो वो ट्यूब जो थी वो ग्रेजुएटेड थी, उसके ऊपर जो है वैल्यूज़ मेंशन की हुई थी और वहीं से हम देखकर मैक्रोस्कोपिकली हमने उसकी वैल्यू जो थी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड की बात करते हैं तो इस मेथड में जब हम हिमेटोक्रिट मेजर करते हैं तो इसके लिए जो ट्यूब यूज़ होती है जिसे हमने माइक्रो हिमेटोक्रिट ट्यूब का नाम दिया है, तो इसमें जो है ये लेबल की हुई नहीं होती बल्कि ये ग्रेजुएटेड नहीं होती, इसलिए इसमें जो है वो स्पेशल रीडिंग डिवाइस चाहिए ताकि उससे जो है फाइनल जो रीडिंग है वो मेजर की जा सके। देन इस डायग्राम में दिखाया गया कि किस तरह से जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विदड्रॉ ब्लड इनटू द हिमेटोक्रिट ट्यूब। तो आपने ब्लड जो है पेशेंट का आपने ब्लड निकालना है। देन ब्लड निकालने के बाद आपने जो टिप थी उस ड्रॉप पे आपने प्लेस करनी है। ड्रॉप पे प्लेस करने के बाद देन आपने सेंट्रीफ्यूज करना है ब्लड इन द हिमेटोक्रिट ट्यूब। हिमेटोक्रिट ट्यूब के अंदर ब्लड जो होगा उसको आपने सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद राइट साइड पे दिखाया गया है कि किस तरह से जो है हिमेटोक्रिट का जो स्केल है उससे आपने मेजरमेंट लेनी है। तो इसमें देखें जो रेड ब्लड सेल्स हैं तो नीचे इसके बॉटम में जो है वो रेड ब्लड सेल्स हैं। बॉटम के ऊपर जो है जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स या रेड कलर जहाँ पे एंड हो रहा है तो उसके ऊपर जो है वो प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स फॉर्म द बफी कोट, तो उसके ऊपर बफी कोट बनेगा। देन वाइट ब्लड सेल्स भी उसी में ऐड होंगी। देन ऊपर जो है लिक्विड पार्ट जिसे हम प्लाज्मा का नाम देते हैं तो ऊपर प्लाज्मा पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से जो है तो नीचे जो रेड ब्लड सेल्स है इसको हमने हिमेटोक्रिट का नाम देना है। तो इससे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं हिमेटोक्रिट की कि एक पेशेंट जो है जिसका हमने ब्लड ड्रा किया है तो उसमें उसका हिमेटोक्रिट या हिमेटोक्रिट HCT पैक सेल वॉल्यूम की क्या वैल्यू है। ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, नोट दैट द ब्लड हैज़ बीन सेपरेटेड इन 3 लेयर्स। तो इसमें जो है आपने ऑब्जर्व करना है कि जो ब्लड हमने लिया है लेने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज किया है तो उसकी जो है सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसको सेपरेट किया है तो उसकी जो है वो 3 लेयर्स बननी चाहिए। एट टॉल अपर लेयर ऑफ द क्लियर प्लाज्मा, टॉल या अपर लेयर पे जो है वो क्लियर प्लाज्मा होना चाहिए। अंबर स्लाइटली येलो कलर, और प्लाज्मा का जो कलर होता है वो अंबर स्लाइटली येलोइश जो है इसका कलर होता है। इट शुड नॉट बी पिंक और रेड विच कुड इंडिकेट हिमोलिसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल इन द सैंपल और विद इन द बॉडी इन द हिमोलिटिक डिजीज। देन अगर आपका प्लाज्मा जो है उसका जो कलर है वो येलो नहीं है, उसमें जो है पिंक है या रेड है उसका कलर, तो ये इंडिकेट करता है हिमोलिसिस को कि इस सैंपल में जो थी वो हिमोलिसिस हुई रेड ब्लड सेल्स की, जिसकी वजह से हिमोलिसिस होने के बाद आरबीसीज का जो कंटेंट था वो प्लाज्मा में शामिल हो गया और प्लाज्मा का जो कलर था वो पिंक हो गया या रेड हो गया। और विद इन द बॉडी जब ऐसी डिजीज़ थी उस पेशेंट की जिससे हमने सैंपल लिया, जिसे जो थी उसे हिमोलिटिक डिजीज़ का वो पेशेंट था। हिमोलिटिक डिजीज़ उसके अंदर थी जिसकी वजह से हिमोलिसिस हुई रेड ब्लड सेल्स की, और हिमोलिसिस होने के बाद जो हमने जब उसका हिमेटोक्रिट के लिए अपरेटस में हमने ब्लड डाला तो उसमें जो थी वो हिमोलिसिस शो हुई। ग्रीनिश वाइट और थिन लेयर, तो इसमें जो दूसरी लेयर्स बनती है तो ग्रीनिश वाइट और थिन लेयर अबाउट 1 मिलीमीटर थिक, तो 1 मिलीमीटर थिन लेयर एक बनती है सो कॉल्ड बफी लेयर, जिसे हम बफी लेयर का नाम देते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ प्लेटलेट्स थ्रम्बोसाइट्स अबव द लिकोसाइट्स बिलो, जिसमें जो है प्लेटलेट्स होते हैं जिन्हें हम थ्रम्बोसाइट्स कहा जाता है जो कि अबव होते हैं लिकोसाइट बिलो। तो उस बफी कोट में बेसिकली दो चीज़ें ऐड होती हैं, एक प्लेटलेट्स ऐड होते हैं और दूसरी जो है वो लिकोसाइट्स जो है वाइट ब्लड सेल्स उसमें ऐड होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बिलो होंगे और अपर साइड पे बफी कोट में जो होगा वो आपके प्लेटलेट्स होंगे। टॉल बॉटम लेयर ऑफ द रेड ब्लड सेल विच हैज़ बीन क्लोजली पैक्ड टुगेदर, तो टॉल बॉटम लेयर और फोर्थ जो लेयर होगी बॉटम की तरफ वो आपकी रेड ब्लड सेल्स की लेयर होगी विच हैज़ बीन क्लोजली पैक्ड टुगेदर, जिसमें जो है आरबीसीज क्लोजली पैक्ड होंगे। अ ग्रीनिश रेड लाइन separates the red cell layer from layer of the leukocyte above। तो इसमें जो है वो ग्रीनिश रेड लाइन सेपरेट करती है रेड ब्लड सेल लेयर को फ्रॉम लेयर ऑफ लिकोसाइट अबव, लिकोसाइट से जो है वो अलग उनको सेपरेट कर रही होती है। तो इस तरह से हमने अपना रिजल्ट हमने देखना है, रिजल्ट्स देने हैं और उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। देन
ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो थी वो लेयर्स बनी। तो इसमें जो बॉटम है, बॉटम में एरिथ्रोसाइट्स हैं, देन बॉटम से ऊपर जो है लिकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स हैं, देन अपर जो पार्ट है उसमें प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट होगा वो सबसे ऊपर जो है होगा, जिसे हम प्लाज्मा का नाम देंगे। Then results, the percentage of volume of blood occupied by red blood cells constitutes hematocrit or packed cell volume. The percentage of volume of blood, तो ब्लड का जो वॉल्यूम की जो परसेंटेज है बाय रेड ब्लड सेल कॉन्स्टिट्यूट द हेमाटोक्रिट, तो वो शो करता है हेमाटोक्रिट को और पैक सेल वॉल्यूम को। तो HCT जो है वो हम परसेंटेज में देते हैं। HCT का जो फार्मूला है, HCT परसेंटेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ रेड ब्लड सेल इन मिलीमीटर। तो हाइट ऑफ रेड ब्लड सेल जो मिलीमीटर है उसे हमने डिवाइड करना है हाइट ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, देन मल्टीप्लाई करना है विद 100। तो इससे जो है वो हमारा हेमाटोक्रिट जो है वो परसेंटेज में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ द हाइट ऑफ पैक्ड रेड सेल इज़ 45 मिलीमीटर, अगर इसमें जो है अगर हाइट जो है पैक्ड रेड सेल ब्लड सेल्स की जो है वो 45 मिलीमीटर है, देन 45 को हमने डिवाइड करना है 100 पे और उसे मल्टीप्लाई करना है विद 100। तो 45% जो है वो हमारी हेमाटोक्रिट की वैल्यू होगी। इट आल्सो मीन्स दैट आउट ऑफ 100 वॉल्यूम, तो इसे हम इससे जो है वो हम इस तरह भी एलेबोरेट या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आउट ऑफ 100 वॉल्यूम, 100 वॉल्यूम जो हैं आर पार्ट्स ऑफ ब्लड का जो हमने ब्लड के जो 100 वॉल्यूम्स हैं उनमें 45 वॉल्यूम जो है आर पार्ट्स आर रेड ब्लड सेल्स, 45 पार्ट्स जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स के हैं, एंड 55 वॉल्यूम आर पार्ट आर प्लाज्मा, और 55 जो वॉल्यूम है ये पार्ट है वो प्लाज्मा का है। 10 आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ ब्लड, तो आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ ब्लड में जो है 450 मिलीलीटर आर रेड ब्लड सेल्स, उसमें जो 450 मिलीलीटर हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं, एंड 550 मिलीलीटर आर प्लाज्मा, और 550 मिलीलीटर जो है उसमें प्लाज्मा है। तो 45% जब ब्लड के हम कंपोजिशन डिस्कस करते हैं तो उसमें भी 45% जो था वो रेड ब्लड सेल्स थे, और 55% जो था वो उसका लिक्विड पार्ट जिसे हमने प्लाज्मा का नाम दिया था। देन हेमाटोक्रिट ट्यूब जिसमें पैक सेल वॉल्यूम या हेमाटोक्रिट जो है वो 45% है। तो इसमें आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो थी टोटल इसमें ब्लड डाला गया, टोटल ब्लड वॉल्यूम जो कि 100% है, और देन उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया। देन सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें जो रेड ब्लड सेल्स थी वो 45% थी, बाकी जो 100% में 45% जब हम एक्सक्लूड करेंगे तो बाकी 55% जो है उसमें प्लाज्मा पार्ट होगा। Then the normal values of packed cell volume vary according to the age and the sex of the individual. Normal values जो है वो packed cell volume की या HCT की वो vary करती हैं according to age पे depend करती है, और age to age जो है वो vary करती है, and sex of individual, और individual के sex पे भी depend करती है। तो डिफरेंट जेंडर्स में HCT की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। द नॉर्मल रेंज जो है मेल में 40% टू 54% है, फीमेल्स में 36% टू 47%, एंड न्यू बर्न 55 टू 68%, और न्यू बर्न जो है उनमें 55 टू 68% होता है। देन जैसे लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो फीमेल में कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। देन इसी तरह से पैक सेल वॉल्यूम और HCT की जो वैल्यू है वो मेल में जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। सोर्सेज ऑफ एरर एंड तो इसमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एरर हैं जिनको हम ड्यूरिंग प्रोसीजर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए या ये टेस्ट परफॉर्म करते हुए सोर्स ऑफ एरर जो है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारी जो हमारा टेस्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी। एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ एंटीकोएगुलेंट डिक्रीजेज द HCT रीडिंग एज द रिजल्ट ऑफ द एरिथ्रोसाइट श्रिंकेज। तो इसमें अगर हम एंटीकोएगुलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं तो इससे क्या होगा कि एरिथ्रोसाइट्स की जो है वो श्रिंकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से HCT की जो रीडिंग है वो कम होगी, और HCT की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और हमें जो HCT की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कुछ और होगी, और हम जो रीडिंग देंगे वो कुछ और होगी अगर हम एंटीकोएगुलेंट जो है वो उसकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज्ड होगी।
improper sealing of capillary tube causes a decreased HCT reading as a result of loss of blood during the centrifugation. तो improper अगर सीलिंग होती है कैपिलरी ट्यूब की तो उससे जो है HCT डिक्रीज होगा, HCT की जो रीडिंग है वो डिक्रीज होगी एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ ब्लड। तो उसमें जो है ब्लड जो है वो लॉस हो सकता है ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन अगर वो अच्छी तरह से सील नहीं है तो सेंट्रीफ्यूज करते वक्त जो ब्लड होगा वो वहाँ से ब्लड जो है वो लॉस होगा, जिसकी वजह से HCT की जो रीडिंग है वो कम होगी। A higher number of erythrocytes are lost in relation to plasma. Then microhematocrit centrifuge should never be forced to stop by applying pressure on the metal cover plate. This will cause RBC layer to sling forward and result in the falsely elevated value. तो इसमें जो है माइक्रो हिमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज को जो है वो आपने कभी भी फोर्स नहीं अप्लाई करनी उसको स्टॉप करने के लिए, जिससे क्या होगा, इट विल काज द आरबीसी लेयर टू स्लिंज। तो इससे आरबीसी की जो लेयर होगी वो स्लिंज हो जाएगी फॉरवर्ड एंड रिजल्ट इन द फॉल्सली एलिवेटेड, जिससे जो है वो आरबीसी की जो लेयर बननी थी वो एलिवेटेड होगी और एलिवेटेड होने की वजह से जो आपका आपने जो फर्दर आप रिपोर्ट करोगे तो उसमें HCT की वैल्यू जो है वो हाई होगी। Then the Buffy coat of the specimen should not be included in the HCT reading. Then HCT reading करते हुए HCT का जब आपने टेस्ट परफॉर्म करना है तो उसमें आपने बफी कोट जो है बफी कोट का बफी कोट की आपने बफी कोट को आपने इंक्लूड नहीं करना। आपने जो रीडिंग लेनी है HCT की उसमें आपने बफी कोट का जो पार्ट है या जो उसकी परसेंटेज है वो आपने इंक्लूड नहीं करनी, बिकॉज इट्स इंक्लूजन फॉल्सली एलिवेटेड द रिजल्ट। इससे जो है वो आपका जो रिजल्ट है वो एलिवेट कर सकता है। एट डिक्रीज और इंक्रीज इन द रीडिंग में आल्सो बी सीन इफ द माइक्रोहेमेटोक्रिट रीडिंग इज नॉट यूज्ड प्रॉपरली। तो इसमें जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज इन रीडिंग जो है वो आ सकता है इफ माइक्रोहेमेटोक्रिट रीडर इज़ नॉट बी यूज प्रॉपरली। अगर आपने माइक्रोहेमेटोक्रिट रीडर जो है वो आपने प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। इफ़ टू मच टाइम between when you centrifuge stop and the centrifuge tube is removed, the red cells can begin to settle out and cause a false reading of the hematocrit. Then इसमें जो है वो टाइम जो है टाइम पीरियड वो उसका भी आपने ख्याल रखना है और आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन आपने फ़ौरन से जो है माइक्रो हेमेटोक्रिट ट्यूब जो होगी वो उसको आपने अपरेटस पे जो है वो रखना है ताकि इससे जो है आपके जो रिजल्ट्स हैं वो विद इन टाइम जो है वो आ जाएं और उससे जो है टाइम जो है उस पर टाइम उसको वेरी ना करे। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का लेक्चर जो क्लियर हो जाएगा। फर्दर अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो काइंडली आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।